हेलो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडी सर्किल। तो फ्रेंड, आज अपने चैनल पर आपको आर्थिकी परिदृश्य नेक्स्ट टॉपिक जो है इसको कंप्लीट कराएंगे। हम अपने चैनल पर आपको ये जो घटना चक्र है उसकी दृष्टि 2022 इसका कंप्लीट रिवीजन करा रहे हैं, और जिससे आपको कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे यूपी अभी यूपी पीसीएस का पीटी का एग्ज़ाम कल हुआ, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इससे मिले हैं। तो आप इसको और सब जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे आपका सिपाही एसआई का होगा, रेलवे का होगा, या फिर यूपी बीएड का एग्ज़ाम अभी हाल फिलहाल में होने वाला है। और यूपी बीएड के कंटेस्ट में हम बहुत जल्द वीडियो बना रहे हैं। आपके पास होगा 1 महीने का कोर्स रहेगा, एकदम कॉम्पैक्ट फॉर्म में, मतलब 1 महीने की तैयारी और सरकारी सीट होगी आपकी। ठीक है, तो आपको हमारे चैनल A1 स्टडी सर्किल पर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे कि हम जो भी वीडियो बनाएं वो सारे वीडियो आपके पास बैक टू बैक पहुंचते रहें और आप उससे लाभ उठाते रहें। और हर एक छात्र का जो भी यूपी बीएड का एग्ज़ाम दे रहा है उसकी ये सरकारी सीट दिलाने की जिम्मेदारी हुई हमारी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, हम अब वीडियो बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं। हो सकता है आज से ही आपके पास वीडियो आना शुरू हो जाए। ठीक है, तो अभी करंट अफेयर जो यूपी बीएड में पूछा जाएगा, ठीक है, उसके लिए हमने ये घटना चक्र को ही सही समझा है कि घटना चक्र ठीक से एक एक लाइन आपको पढ़ा दी जाए, बता दी जाए, आप उसका सुपर फास्ट रिवीजन कर लें, जिससे आपको कोई भी करंट अफेयर का एग्ज़ाम होगा, मतलब कोई भी प्री का एग्ज़ाम होगा जिसमें करंट अफेयर पूछा जाएगा, जिसका रोल रहेगा वो आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम इसके पीछे आप अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम सारी चीज़ें पढ़ा चुके हैं। आर्थिक परिदृश्य, ठीक है, ये हमारा टॉपिक होगा आज का। ठीक है, आर्थिक परिदृश्य, यहीं से अपना वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड अब जल्दी से ज़्यादा बातें ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आर्थिक परिदृश्य के सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। राजकोषीय घटनाक्रम, ठीक है, इसमें ये है, यहीं से स्टार्ट करना हमको वीडियो। तो थोड़ा स्लाइड को हम जूम कर दें ताकि आपको सही से विजुअल हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। क्या है रैंप योजना क्या है। 30 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एमएसएमई के प्रदर्शन को बेहतर बनाने और गति प्रदान करने, यानी कि रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस रैंप, ठीक है, जिसको शॉर्ट में रैंप बोलते हैं, ठीक है, पर 808 मिलियन अमेरिकी डॉलर, या फिर इसको कह सकते हैं 6062, यानी 762 करोड़ रुपए, ठीक है, विश्व बैंक से सहायता प्राप्त कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की गई। ठीक है, 30 मार्च 2022 को, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, ठीक है, एमएसएमई के प्रदर्शन को बेहतर बनाने और गति प्रदान करने के लिए, ठीक है, 808 मिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी जिसे भारतीय रुपए में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो 6062.45 करोड़ रुपए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त कर कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की गई। ठीक है, और इसमें अगला पॉइंट क्या है, वित्त वर्ष कौन 2022 से 2023 से प्रारंभ इस योजना की अवधि 5 वर्ष, यानी 2021-22 से लेकर 2025-26 तक की है। ठीक है, ये योजना जो है रैंप योजना, इसकी अवधि 5 वर्ष है। ठीक, इस योजना पर कुल परिव्यय कुल खर्च कितना आने वाला है, 6062, यानी कि 762.45 करोड़ रुपए, ठीक है, जिसे 808 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ये US डॉलर के रूप में होगा। ठीक है, जिसमें से 3750 करोड़ रुपए, ठीक है, जिसमें से 3750 करोड़ रुपए, यानी कि 505 मिलियन, ठीक, डॉलर विश्व बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त होगा, और शेष 2312.45 करोड़ रुपए, ठीक है, यानी 308 मिलियन डॉलर 308 मिलियन डॉलर की जो व्यवस्था होगी भारत सरकार द्वारा की जाएगी। इसे विश्व बैंक की सहायता से शुरू किया गया है। ठीक, रैंप योजना जो है ये राइजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, ठीक है, एक्सीलरेट करने के लिए, यानी उनको बूस्ट देने के लिए। ठीक है, रैंप जो है विश्व बैंक से सहायता प्राप्त केंद्रीय क्षेत्र की योजना होगी। ये रैंप योजना के बारे में अगर पूछेगा तो पूछेगा कहाँ की योजना है, मतलब कि राज्य योजना है कि केंद्र सरकार की केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ठीक, तो ये आपको क्वेश्चन इसमें से ऐसे बनेंगे। विश्व बैंक से प्राप्त सहायता से को निम्नलिखित संकेतकों को पूरा करने हेतु व्यय किया जाएगा। ठीक है, कौन कौन से संकेतक हैं, इन संकेतकों को आप देख लीजिए एक बार जल्दी से। राष्ट्रीय एमएसएमई सुधार एजेंडे को लागू करने में, ठीक है, दूसरा एमएसएमई क्षेत्र के केंद्र राज्य सहयोग में तेजी लाने में, तीसरा है प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना की प्रभावशीलता बढ़ाने में, और चौथा है एमएसएमई के लिए पर्याप्त वित्त पोषण बाजार को मजबूत करने में। ठीक है, ये 4 संकेतकों को पूरा करने में विश्व बैंक की सहायता लेकर रैंप योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम देख लेते हैं
इसी टॉपिक में अगला पॉइंट क्या है, ठीक है। एमएसएमई के लिए हैं, अब एमएसएमई के लिए प्राप्त वित्त पोषण बाजार को मजबूत करने में और सूक्ष्म और लघु उद्यमों तथा ग्रीनिंग एंड जेंडर डिलीवरी के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट की प्रभावशीलता बढ़ाने में, ठीक है। विलंबित भुगतान की घटनाओं को कम करने में, विलंबित जो है जो लंबित हो गई हैं भुगतान की घटनाएं उनको कम करने में, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों यानी एमएसएमई में सुधार एवं मजबूती है यूके सिन्हा समिति, केवी थॉमस समिति तथा प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा सिफारिशें दी गई थी। क्या कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग जो हैं यानी एमएसएमई में सुधार लाइए, उसे सुधार लाना पड़ेगा। जो हमारी अर्थव्यवस्था का पहिया थोड़ा स्लो डाउन हो गया है तो उसको बढ़ाने के लिए एमएसएमई में सुधार एवं उसकी मजबूती के लिए यूके सिन्हा ने अपनी एक समिति बनाई, उसकी रिपोर्ट दी। केवी थॉमस की समिति ने रिपोर्ट दी तथा प्रधानमंत्री की खुद की आर्थिक सलाहकार जो परिषद है उसकी सिफारिशें की गई थी, ठीक है। तो चलिए ये हो गया, ठीक है, रैंप योजना के कंटेक्स्ट में। अब हम इसी पेज के अगले कॉलम को देखते हैं, उसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। रैंप का उद्देश्य क्या है, ठीक है, रैंप योजना लाने का उद्देश्य थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। रैंप योजना के उद्देश्य क्या है, एमएसएमई कार्यक्रम से जुड़े संस्थानों और शासन यानी गवर्नेंस को मजबूत बनाना, यह है रैंप का उद्देश्य, ठीक। एक दूसरा क्या है, बाजार और ऋण तक एमएसएमई की पहुंच को बेहतर करना। दो, तीसरा केंद्र राज्य संबंधों और साझेदारियों को बेहतर करना, ठीक। चौथा क्या है, एमएसएमई को भुगतान में होने वाली देरी का समाधान करना। एमएसएमई को जो भुगतान होता है हाँ उसमें जो देरी होती है भुगतान में उसको समाधान करने के लिए भी योजना है। और एमएसएमई को पर्यावरण के अनुकूल बनाना, ठीक है, एमएसएमई को पर्यावरण के लिए इन्वायरमेंट के लिए अनुकूल बनाना ये भी है, ठीक, इसका उद्देश्य में। चलिए आप केंद्रीय बजट देख लीजिए। हाँ, केंद्र सरकार यानी अपने भारत सरकार का बजट जो 2022-23 का है उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट, हम इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही यहाँ पे लोकेट कर रहे हैं फ्रेंड, ठीक है। और आपको जितनी ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बस उन्हीं को पॉइंट आउट करना है, नोट करना है और उसी को जो है लिख लेना है बजट के कंटेक्स्ट में। और जो भी क्वेश्चन बजट में पूछा जाएगा बस इसी से पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, ठीक। तो केंद्रीय बजट 2022-23 क्या है, जल्दी से इसको देख लीजिए। 1 फरवरी 2022 को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा, ठीक है, निर्मला सीतारमण जी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री हैं, ठीक है। इनके द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु बजट अनुमान प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत बजट में कुल 39.45 लाख करोड़ रुपए का व्यय तथा 39.45 लाख करोड़ रुपए की प्राप्तियां अनुमानित है, यानी 39.45 लाख करोड़ का व्यय खर्च होगा, ठीक है, 22-23 में। और उतनी ही प्राप्तियां अनुमानित है कि इतने की प्राप्तियां हमको मिलेंगी और इतना खर्च होगा, ठीक है, अनुमानित है। कुल व्यय को यदि राजस्व और पूंजीगत व्यय में बांटा जाए, राजस्व व्यय क्या है, पूंजीगत व्यय है, ये सब चीज़ें हम आपको जब इकोनॉमिक्स के अपनी अलग से क्लास पढ़ाएंगे तो राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, इन सब बारे में डिटेल में आपको बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे बस इसको जो भी लिखा है इसको आप समझते रहिए और उसको अंडरलाइन कर लीजिए, नोट कर लीजिए या याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। कुल व्यय को यदि राजस्व और पूंजीगत व्यय में बांटा जाए तो कुल व्यय में 80.98% राजस्व खाते में जबकि मात्र 19.2% पूंजीगत खाते में व्यय करने का अनुमान है, ठीक है। तो चलिए इस तरह कुल प्राप्तियों को यदि राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों में बांटा जाए तो कुल प्राप्तियां जो हैं 55.88% तथा राजस्व प्राप्तियां जो पूंजीगत प्राप्तियां 55.88% रहेगी और राजस्व प्राप्तियां कितनी होंगी 44.12%। अब पूंजीगत प्राप्तियां हैं, ठीक है, पूंजीगत प्राप्तियों का हिस्सा है, ठीक। उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट है भारत सरकार की ना लौटाने योग्य प्राप्ति जिसे आय भी माना जा सकता है कुल बजट का 55.88% है, ठीक है। ना लौटाने योग्य प्राप्ति जो है जिसे अपनी भारत सरकार की आय भी माना जा सकता है कुल बजट का 55.88% है, जबकि अनुत्पादक, ठीक है, व्यय कितना होगा 80.98 यानी कि 80.98% है, ठीक है। ऐसे में भारत में घाटे की स्थिति तो स्वाभाविक ही होगी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड ये हो गया आपका इसके कंटेक्स्ट में केंद्रीय बजट के। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे। यह है आपका एक चार्ट बना हुआ है, देख रहे हैं आप, हैं। तो हम इसको थोड़ा स्लाइड ऐसे कर लेते हैं। राजकोषीय घाटा क्या है, ठीक है, राजकोषीय घाटा ये क्या है इसको देख लेते हैं जल्दी से। राजकोषीय घाटा क्या है ये थोड़ा जी, हाँ ठीक,
वर्ष 2022-23 के बजट में 16.61 लाख करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा अनुमानित है, ठीक है, जो इसी वर्ष की अनुमानित जीडीपी का 6.4% है, ठीक है। तो ये सब राजकोषीय घाटा, पूंजी और ये राजस्व घाटा क्या है, ये सब चीज़ें हम आपको जब इकोनॉमिक्स का अपना पढ़ाएंगे, लेक्चर देंगे, तो उसमें हम डिटेल में आपको बता देंगे, ठीक है। यहाँ पे बस इसको ऐसे ही समझ लीजिए, याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए, ठीक। वर्ष 2022-23 हेतु अनुमानित भारत का राजकोषीय घाटा विगत वर्ष के संशोधित अनुमान 15.91 लाख करोड़ रुपए की तुलना में 70.11 हज़ार करोड़ रुपए अधिक है, ठीक है। यानी कि इसमें राजकोषीय घाटा में अनुमान जो है उसका 70,000 करोड़ रुपए अधिक है, ठीक। राजस्व घाटा क्या है? रेवेन्यू बेनिफिट। वर्ष 2022 और 23 हेतु प्रस्तुत बजट में 9.90 लाख करोड़ रुपए का राजस्व घाटा अनुमानित है, ठीक। तो ये हो गया राजस्व घाटा, ठीक है, राजकोषीय घाटा। अब हम ये आपको जो अनुमानित है, जो वर्ष 2022-23 हेतु अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद 22-23 का जो अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का कितना होगा? 3.8% होगा, ठीक। प्रभावी राजस्व घाटा का है, ये भी चीज़ें टर्मिनोलॉजी आप समझिए इकोनॉमिक्स में, ये सब चीज़ें रट लीजिए, क्योंकि जब हम इकोनॉमिक्स की क्लास पढ़ाएंगे तो उसमें आपको सब चीज़ें एकदम बढ़िया से डिटेल में इलेबरेट करेंगे, समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, आपको सब चीज़ें याद हो जाएगी और एकदम आपको इकोनॉमिक्स हवा लगेगी, ठीक है। चलिए अभी इसको रट लीजिए, पढ़ लीजिए, देख लीजिए। प्रभावी राजस्व घाटा वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान में प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 2.6% अनुमानित है, जो पूर्व वर्ष 21-22 के संशोधित अनुमान में लगभग 1.78 लाख करोड़ 7-8 लाख करोड़ रुपए कम है, ठीक है। प्राथमिक घाटा क्या है? प्राथमिक घाटा वर्ष 2022-23 के जीडीपी का मात्र 2.8% अनुमानित है, जबकि यह पिछले वर्ष 21-22 के संशोधित प्राथमिक घाटे की तुलना में 56.75 हज़ार करोड़ रुपए कम है, ठीक है। पिछले वर्ष के प्राथमिक घाटा से 56.75 करोड़ रुपए 56.75 हज़ार करोड़ रुपए कम है, ठीक है। अब एक आपको चार्ट दिख रहा होगा, ठीक है, आपको चार्ट दिख रहा होगा, ये सर्कुलर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सारी चीज़ें कहाँ से हैं, व्यय के संगठक, प्राप्ति के स्रोत, ठीक है, ये सब चीज़ें दी होती है। चलिए जल्दी से एक बार नज़र इस पर भी डाल लेते हैं। केंद्रीय प्रायोजित व्यय के संगठन यानी व्यय के क्षेत्र, ठीक है, और प्राप्ति के स्रोत कहाँ से प्राप्ति होती हैं, यानी सरकार की इनकम और सरकार का खर्चा, ठीक, इतना समझ लीजिए। व्यय के संगठक बजट 2022-23 के कंटेक्स्ट में क्या है? केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं पर 9% खर्च करती है सरकार, ठीक है, केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं पर 9%। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं जो होती है सरकार लागू करती है, उसमें अपनी आय का 15% खर्च करती है, ठीक है। और ब्याज की अदायगी करने में जो लोन पूर्ववर्ती सरकारों ने या सरकार लेती है बाहर मुल्कों से, दूसरे देशों से या विश्व बैंक से, ठीक है, उसमें ब्याज देना पड़ता है, तो उसकी ब्याज की अदायगी में सबसे ज़्यादा 20% खर्च करती है, ठीक है। और उसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे रक्षा में यानी डिफेंस में हमारी सरकार, भारत सरकार रक्षा में 8% अपनी जीडीपी का खर्च करती है, ठीक है। उसके बाद आर्थिक सहायता, यानी कि सब्सिडीज़, यानी कि जो भी सब्सिडीज़ मिलती है, जैसे मिड डे मील होता है, ये सब चीज़ें हैं। अभी सरकार सबसे बड़ी विश्व की योजना चला रही है, वो गरीब कल्याण योजना, ठीक है, जिसमें 5 किलो राशन मुफ्त मिल रहा है 2 साल से, ठीक है। तो ये सब्सिडीज़ की ही है, क्योंकि इस पर कोई सरकार अपने नागरिकों से कोई भी एक भी पैसा इससे लेती नहीं है, तो ये सबसे बड़ी ये सब्सिडीज़ दे रही है, ठीक है, मुफ्त राशन योजना, ठीक। अब उसके बाद देखिए वित्त आयोग और अन्य अंतरण वित्त आयोग जो है फाइनेंशियल कमीशन, ठीक है, और अन्य अंतरण यानी और भी सेक्टर में अपने जीडीपी का 10% खर्च करती है, ठीक है। उसके बाद है करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा देती है। अब जैसे जब से जीएसटी लागू हो गया तो राज्य सरकारों को भी उनके हिस्से का जो टैक्स होता है वसूली होती है जीएसटी के थ्रू, ठीक है, तो उनमें राज्य सरकार का हिस्सा भी देना पड़ता है, ठीक। यानी कि जैसे पहले राज्य सरकारें बहुत सी चीज़ों पर वैट लगाती थी, तो वैट को हटा के अब वैट सिर्फ वही पेट्रोल डीजल पे ही लगता है, ठीक है, गैस वगैरह पे, और बाकी चीज़ों पे शराब मान लीजिए उस पर लगता है, और बाकी चीज़ों को सरकार ने जीएसटी में ला दिया, ठीक है। जो जीएसटी के थ्रू में जब सरकार राज्य के जैसे मनोरंजन कर है और सब चीज़ें हैं, सरकार और राज्य सरकारें जो भी चीज़ों को बाहर भेजती हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है, तो केंद्र की जीएसटी, राज्य की जीएसटी और अंतर्राज्य जीएसटी,
हाँ, ये आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ों में सरकार जो जीएसटी वसूली होती है तो इसमें राज्य का भी हिस्सा लगता है, तो राज्य सरकार को उनको देना, केंद्र सरकार को राज्यों को उसका हिस्सा देना है, जिसमें उसकी जीडीपी का 17% खर्च हो जाता है, ठीक है। चलिए अब इस चार्ट का अगला देखते हैं। पेंशन पर जो सरकारी कर्मचारी हैं केंद्र के रिटायर हुए हैं, ठीक है, उनकी पेंशन और उनका भत्ता उनको देना होता है, ठीक है। तो उनकी पेंशन पे अपनी जीडीपी का भारत सरकार कितना 4% खर्च कर देती है, ठीक है। और उसके बाद अन्य व्यय में जो और सब चीज़ें सरकार करती है, जैसे, ठीक है, कहीं पर कोई स्मारक का निर्माण करना, कोई मूर्ति का निर्माण करना, ये सब चीज़ें भी सरकार करती है, ठीक है। यह अन्य व्यय में अपनी जीडीपी का 9% खर्च कर देती है, ठीक है। तो ये हो गया सरकार का खर्चा। अब ये हो गया सरकार की आमदनी। आमदनी कहाँ से होती है सरकार की? ऋण, विभिन्न पूंजी प्राप्तियों से, ठीक है। जो जो सरकार ऋण दी हुई है किसी देश को, हाँ, किसी संस्था को, तो उस देश की या उस संस्था से जो ऋण है, ठीक है, उनसे 2% तक का सरकार को, जिसे अपनी पूंजी जितनी भी प्राप्तियां उसकी सरकार की कमाई होती है उसमें उसकी कमाई का 2% जो उसने अन्य देशों को ऋण प्रोवाइड किया है, इन्हें ऋण दे रखा है, उसका ब्याज मिलता है, ठीक है। और उधार और अन्य देता है, ठीक है, उसके तहत 35% सरकार को अपनी कमाई का मिलता है, ठीक है। निगम कर, सबसे ज़्यादा कॉर्पोरेट टैक्स मिलता है, ठीक है, कितना? 15%। आयकर, इनकम टैक्स, जो वेतनभोगी लोग हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, ठीक है, अगर वो इनकम टैक्स के स्लैब में आते हैं, यानी कि 5 लाख तक का अगर इनकम टैक्स सरकार ने माफ़ कर रखा है, तो उसके ऊपर 5,10,000 या 5,15,000 या 8 लाख, 7 लाख, 15 लाख, 20 लाख, जितना भी इनकम होती है उस पर सरकार टैक्स लेती है, ठीक है, इनकम टैक्स जिसे कहा जाता है। तो इनकम टैक्स से 15% लेती है, निगम कर से 15% लेती है, ठीक है। और उसके बाद सीमा शुल्क जो है 5% है, ठीक है, कस्टम ड्यूटी जिसे कहते हैं, ठीक है, ये 5% होता है। जैसे बाहर से कोई सामान अगर यहाँ भारत सरकार की टेरिटरी में आता है भारत देश की, तो भारत सरकार उस पर सीमा शुल्क लगाती है जो कि 5% है, ठीक है। ये भी इसके कमाई का एक जरिया है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ठीक है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क जिसे एक्साइज बोलते हैं, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी 7% है, ये भी इसके कमाई का जरिया है। अगर कंपनी कोई उत्पाद का प्रोडक्शन करती हैं तो उनका सरकार केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगाती है, 7% है, ठीक है। उसके बाद वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी है, ठीक है, जीएसटी 16%, जीएसटी से उसकी 16% कमाई जीएसटी से ही होती है केंद्र सरकार की, ठीक है। तो जब 16% कमाई करती है तो उसमें उसको राज्य सरकारों को भी उनका हिस्सा देना पड़ता है, ठीक। उसके बाद लेकिन ये शायद 2022 तक 22-23 तक के लिए ही है अब, लेकिन बहुत सारी राज्य सरकारें इसको आगे एक्सटेंड करने यानी बढ़ाने की बात कर रही है, क्योंकि ये 2 साल 2020-21 चला गया संकट आफतकाल, ठीक है, कोरोना की वजह से बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट की कमाई घट गई है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जीएसटी की जो आपने कहा था कि हमको 22 तक ही देंगे, तो उसको बढ़ा के 24-25 कीजिए। यह मांग बहुत सारे राज्य सरकारों की है। अब देखना है केंद्र सरकार इस पर क्या संज्ञान लेती है, ठीक है। तो जीएसटी से इसकी 16% कमाई होती है, यह हो गया। ऋण, विभिन्न इसे पूंजी प्राप्तियों से, ये हो गया। और उसके बाद कर, भिन्न राजस्व कर कितना है? 5% है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कुल आय और कुल व्यय के कॉन्टेक्स्ट में हमने बता दिया है कहाँ कहाँ सरकार कमाती है, कहाँ कहाँ सरकार खर्च करती है, ठीक है। अब चलते हैं अपने इस स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं। कुल व्यय को करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा शामिल है, कुल व्यय में, ठीक है, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा शामिल है। और दूसरा क्या है? कुल प्राप्तियों में करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा भी शामिल है, ठीक है। और आंकड़ों को पूर्णांकित किया गया है, ठीक है, अच्छी बात है। राउंड फिगर में यानी कि पॉइंट में अगर होगा तो उसको राउंड फिगर में करके, जैसे 2.999 है तो इसको उठा के राउंड फिगर में करके पूर्णांकित यानी कि 3% कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ताकि इसको समझाने में, पढ़ने में सुविधा प्राप्त हो, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक, अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं हम, ठीक है। हमारा अगला पॉइंट क्या है? टॉपिक, सॉरी 1 मिनट, ब्याज भुगतान या इंटरेस्ट पेमेंट। क्या है ये इंटरेस्ट पेमेंट? जल्दी से देख लेते हैं इसको भी। बजट 2022-23 में ब्याज भुगतान हेतु लगभग 9.41 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है, जो वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान 8.1 लाख करोड़ रुपए से लगभग 16.16% जबकि इस पूर्ववर्ती से 16.16%, जबकि उसी वर्ष के संशोधित अनुमान से लगभग 15.59% अधिक है, ठीक है। विगत वर्षों में ब्याज भुगतान राशि में निरंतर वृद्धि की प्रवृत्ति रही है, ठीक है।
तो आप ये जान लीजिए 22-23 में ब्याज के भुगतान हेतु, ठीक है, ब्याज भुगतान या इंटरेस्ट पेमेंट जो सरकार इंटरेस्ट देती है, ठीक है, हेतु लगभग 9.41 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। 22-23 में इतना रुपये उसको देना होगा ब्याज में भुगतान, ठीक है। तो चलिए अब जल्दी से इस बॉक्स में क्या क्या चीज़ें हैं उसको जल्दी से देख लेते हैं। वर्ष 2022-23 के लिए प्रमुख मदों पर व्यय करोड़ रुपए में होगा, ठीक है। ये आप इसको करोड़ रुपए भी समझिएगा। पेंशन पर, हाँ, पेंशन पर 20,000 सॉरी 2,07,132 करोड़ रुपए, ठीक है, पेंशन पर। उसके बाद रक्षा पर 3,85,370 करोड़ रुपए, ये समझिए। शिक्षा में सरकार कितना खर्च कर रही है? 1,04,278, यानी सबसे कम शिक्षा पर, ठीक है। रक्षा पर तो 3,85,370 करोड़ रुपए, और पेंशन पर 2,07,134 करोड़ रुपए हैं। और इधर शिक्षा पर कितना? 1,04,278 करोड़ रुपए खर्च कर रही है हमारी भारत सरकार। और ऊर्जा पर 49,220 करोड़ रुपए, सिर्फ ऊर्जा पे, सिर्फ एनर्जी पे सरकार हमारी इतना खर्च कर रही है, 49,220 करोड़ रुपए, ठीक है। तो अब जल्दी से देख लेते हैं, अगले स्लाइड पे चलते हैं इसी कॉलम पर, ठीक है, और इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये हो गया आपका ये अगला बॉक्स, ठीक है। ये बॉक्स बना है स्वास्थ्य पर कितना खर्च करती है, ठीक है। स्वास्थ्य पर हमारी सरकार खर्च करती है 86,606 करोड़ रुपए, बहुत कम खर्च करती है, ठीक है। घरों पर 1,27,020 करोड़ रुपए, ब्याज पर 94,651 करोड़ रुपए, ठीक है। ग्रामीण विकास पर 2,06,293 करोड़ रुपए, सामाजिक कल्याण पर 51,780 करोड़ रुपए, राज्यों के अंतरण पर, यानी राज्यों को जो बंटवारा तो होता है, ठीक है, उस पर कितना खर्च करती है? 3,34,339 करोड़ रुपए, ठीक है। तो ये हो गया राज्यों के बंटवारा पर, ठीक है। अब हो गया परिवहन पर 3,51,851 करोड़ रुपए, ठीक है, परिवहन पर खर्च करती है। शहरी विकास पर 76,549 करोड़ रुपए, ठीक। टोटल कितना खर्च करती है? ये 1 2 3 39,44,909 करोड़ रुपए टोटल खर्च सरकार हमारी खर्च करती है। 39,44,909 करोड़ रुपए खर्च करती है, ठीक है। तो चलिए ये बात हो गई हमारी खर्च के ऊपर। अब हम अगले स्लाइड में देखते हैं और क्या है। थोड़ा जल्दी से ये आ जाए, हाँ, ठीक। बजट अनुमान 2022-23 में प्रमुख योजनाओं के लिए आवंटन करोड़ रुपए में है। योजना का नाम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए कितना आवंटन किया सरकार ने? हैं संशोधित अनुमान 21-22 में 34,947 करोड़ रुपए। वास्तविक अनुमानित कितना है 22-23 में? कितना होगा? 37,800 करोड़ रुपए, ठीक। जल जीवन मिशन में 45,011 करोड़ रुपए, और ये 2022-23 में कितना हो गया है? 60,000 करोड़, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन में कितना? 30,796 करोड़ रुपए, और ये वास्तविक अनुमानित में क्या होगा 22-23 में? 39,553 करोड़ रुपए खर्च करना सरकार। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 14,000 करोड़ रुपए, और इसमें 22-23 में 19,000 करोड़ रुपए, ठीक है। अब इसको हम और स्लाइड ऊपर करते हैं ताकि ये कंप्लीट हो जाए, ठीक। तो ये आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो गया, 14,000 करोड़ रुपए था 21-22 में, अब ये 19,000 करोड़ रुपए 22-23 में। अब 21-20 में था PM प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, जो सरकार देती है पैसा साल का 6,000, एक साल में 6,000 रुपये देती है, यानी 3 महीने की किस्त पर, ठीक है, किस्त बना के 4-4 हज़ार की। प्रधानमंत्री PM किसान योजना के तहत 67,500 करोड़ रुपए सरकार देती है 20-22 में, और 21-22 में 67,500 देती थी। और अब यानी कि 22-23 के बजट में कितना अनुमानित है?
68,000 करोड़ रुपए। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत 5,000 करोड़ रुपया इसने दिया था सरकार ने हमारी, कितना 21-22 में। अब लेकिन 22-23 के बजट में क्या प्रावधान किया है अनुमानित कि इसमें आत्मनिर्भर भारत के तहत 6400 करोड़ रुपए, यानी कि 5,500 करोड़ था और ये 6400 करोड़, यानी 6,400 करोड़। ठीक। अब प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जो है फ्रेंड, उसमें कितना दिया था? 7,400 करोड़ रुपए है, 21-22 में दिया था। अब 22-23 के बजट में कितना किया है सरकार ने? 10,000 करोड़ रुपए। ठीक। तो ये हो गया इसके बारे में। तो चलिए जल्दी से अब देख लेते हैं टैक्स कर क्या है। हैं, टैक्स कंटेस्ट में देख लेते हैं जल्दी से कर क्या है, ताकि ये जल्दी से टॉपिक ख़त्म हो जाए। आपको अच्छा मतलब कि बोरिंग टॉपिक थोड़ा लगता है ये इकोनॉमी और टैक्सेशन, ये सब चीज़ें, बजट वगैरह। हाँ, इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आएंगे जल्दी से, लेकिन इसको भी एक बार देखना ज़रूरी है। टैक्स क्या है? ठीक है। सकल कर राजस्व जीडीपी का 10.7% है। ठीक है। प्रत्यक्ष कर जीडीपी का 5.5% है। हाँ, प्रत्यक्ष कर जीडीपी का 5.5% है। अप्रत्यक्ष कर जीडीपी कितना? 5.2% है। ठीक है। तो बजट अनुमान 22-23 सकल कर 27.58 लाख करोड़ रुपए। ठीक है। तो इसमें सबका हिस्सा कितना है? सकल कर राजस्व जीडीपी का 10.7% है। प्रत्यक्ष कर जीडीपी का 5.5%, अप्रत्यक्ष कर जीडीपी का 5.2%। ठीक है। अप्राप्त कर 51.49%। ठीक है। अप्रत्यक्ष कर 48 यानी 48.51%। ठीक है। तो अब और देख लेते हैं इसमें नीचे वाला बॉक्स जो बना हुआ है उसको भी देख लेते हैं। इसमें है ये आपका राज्यों को हस्तांतरित, यानी राज्यों को ट्रांसफ़र करती है 8.17 लाख करोड़ रुपए। ठीक। राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि जो है उसमें 6.40 हज़ार करोड़ रुपए। ठीक है, उसमें रखती है। उसके बाद केंद्र की शुद्ध कर आय 19.35 लाख करोड़ रुपए होती है शुद्ध आय। ठीक है। और उसके बाद शीर्ष 3 कर राजस्व कौन कौन से हैं? वस्तु एवं सेवा कर 7.80 लाख करोड़। ठीक है। निगम कर से 7.2 लाख करोड़ और आय का इनकम टैक्स से 7 लाख करोड़ रुपए, इतना सरकार ये प्राप्ति कर लेती है। ठीक है। अब हो गया ये बात यहाँ तक। अब इसमें अगली स्लाइड पे बजट घोषणा 2022-23, बजट घोषणा 2022-23 है। तो फ्रेंड हम इस टॉपिक को अपने अगले वीडियो में 22-23 बजट घोषणा कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए। हमारा चैनल A1 स्टडी सर्किल, इसको सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो बनाए हम बैक टू बैक आपके पास पहुंचता रहे। और क्योंकि ये करंट अफेयर आपके हर होने वाले 1 साल के अंदर जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे वनडे हो, चाहे टीचर का हो, चाहे बीएड हो, चाहे सुपर टेट हो, जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं सब में करंट अफेयर यानी समसामयिकी है वो पूछा जाना है 100%। इसलिए आप घटना चक्र को कंप्लीट लाइन बाय लाइन आप देखते जाइए, एक एक वीडियो आप उसको समझते जाइए और उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको नोट करते जाइए, जिससे आपको कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी पीटी रुके नहीं। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।